हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन में हमने दो नियम बताए थे। पहला नियम बताया था कि अवाष्पशील विलय को आप क्या कर दो, यहाँ पर किसी अवाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाकर विलयन बना दो, तो उसके लिए राउल्ट का नियम। अब पहला हो गया था हमारा, दूसरा आता है अब अवाष्पशील की जगह आप विलय पदार्थ कौन सा लोगे, वाष्पशील। तो वाष्पशील विलय युक्त जो विलयन बनेगा उस विलयन का क्या करोगे आप, राउल्ट का नियम निकालोगे, यानी कि उसके लिए आप आंशिक दाब यहाँ पर अपेक्षित अवनमन निकाल सकते हो। तो आपसे वो राउल्ट का नियम पूछे तो कौन सा वाला पूछेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पहला वो पूछ सकता है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम और वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो अवाष्पशील वाला तो हमने कल क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। देखो बहुत इजी है, ये भी क्या होता है, एक निश्चित ताप पर लागू होता है और ये कहता है कि प्रत्येक घटक का आंशिक दाब चाहे वो विलय हो या विलायक हो, इतना सा कहता है कि प्रत्येक घटक का आंशिक दाब विलय या विलायक दोनों का आंशिक दाब क्या होता है, उसके मोलंस के समानुपाती होता है। विलय का आंशिक दाब विलय के मोलंस के समानुपाती होगा विलयन में, और विलायक के यहाँ पर आंशिक दाब विलायक के मोलंस के समानुपाती होगा। और इस प्रकार का जो यहाँ पर नियम है, ये नियम क्या होता है, जिसमें दोनों ही विलय और विलायक दोनों ही क्या होने चाहिए, वाष्प अवस्था में होने चाहिए, तभी वो विलयन में क्या होता है, लागू होता है। अब देखो हम इसको पढ़ते हैं डिटेल से। माना कि यहाँ पर क्या है, दो वाष्पशील अवयव है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एक वाष्पशील अवयव तो ए है और दूसरा क्या है, बी है। ए विलय मान लो, बी विलायक मान लो आप। तो दो वाष्पशील अवयव ए और बी है, जिनके मोलंस क्रमशः क्या है, एक्स ए, विलय का मोलंस तो एक्स है और विलायक का मोलंस क्या हो जाएगा, एक्स बी। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार भाई राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट ने कहा था कि एक निश्चित ताप पर कोई विलयन है, विलय विलायक दोनों रहेंगे, निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, तो कौन कौन से घटक हो जाएंगे, एक तो घटक हो जाएगा हमारे पास पी ए। पी ए क्या है, ए विलय है, उसका आंशिक दाब, उसके क्या हो जाएगा, मोलंस के समानुपाती, तो ए के मोलंस के समानुपाती हो गया। फिर देखो दूसरा घटक कौन हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं लाइन खींच के, बी। बी विलायक है, इसका आंशिक दाब समानुपाती होगा इसके मोलंस के, तो बी के मोलंस के समानुपाती हो जाएगा। ध्यान देना, निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, दो घटक मान लिए बी हमने माना कि, तो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब और ये बी का आंशिक दाब, उसके मोलंस के समानुपाती होता है। तो ए का आंशिक दाब ए के मोलंस के समानुपाती हो जाएगा, बी का आंशिक दाब बी के मोलंस के समानुपाती होता है। यही क्या होता है, यहाँ पर राउल्ट का नियम होता है, किसके लिए, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अब दोनों को अपन सोल्व कर लेंगे, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। देखो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा, पी ए। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर का आ जाता है, और यहाँ पर P0 समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, और क्या बचा आपके पास, एक्स ए हो गया। आगे देखो पी भी अपनी जगह है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ P0B समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा और बराबर का चिन्ह आ जाएगा, और क्या हो गया हमारे पास, PB XB। इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर में सेकंड दे देता हूँ। एक बार यहाँ तक समझ लेना, किसी को नहीं आया हो तो, एक तो आगे भी प्रॉब्लम आए। देखो नियम कहता है कि निश्चित ताप पर कोई विलयन है, किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, चाहे वो विलय हो या विलायक हो, उसका आंशिक दाब, जैसे ए का आंशिक दाब उसके मोलंस के समानुपाती, बी का आंशिक दाब उसके मोलंस के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाया अपन ने, तो विलय के लिए तो P0A आ गया और विलायक के लिए P0B हमने लिख दिया, क्योंकि बी था। P0 क्या हो जाता है, यहाँ पर समानुपाती नियतांक आ जाता है। अब देखो यहाँ कौन सी चीज क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए। यहाँ P0A और दूसरी क्या है, P0B। P0A तो है, जीरो का मतलब है शुद्ध अवस्था वहां पर, तो अवयव ए अवयव है, चाहे वो विलय हो या विलायक हो। अवयव ए का शुद्ध अवस्था में P0 क्या है, वाष्प दाब, अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो हम लिख देंगे अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 है। अब दूसरा क्या है आपके पास, अवयव बी है का शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा। दोनों लिख दिए हमने। अब कुल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, अतः
हम लिख सकते हैं अतः कुल विलयन का वाष्प दाब। कुल विलयन का आप जानते हो P तो वाष्प दाब और S लिख दिया तो सॉल्यूशन हो गया कुल विलयन का वाष्प दाब, या फिर P को लिख दो आप, क्या हो जाएगा P A का वाष्प दाब और B का वाष्प दाब, दोनों के वाष्प दाब का योग हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा PS कुल विलयन का वाष्प दाब, क्या हो जाएगा यहाँ पर A के वाष्प दाब टोटल कितना था, इसका मान रख दो समीकरण 1 से P0A प्लस इसका B का वाष्प दाब कितना है, देखो PB की वैल्यू P0B XB, हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगी। अब इसको इक्वेशन नंबर में क्या दे दूं, 1 2 होगी तो 3 दे देता हूं। अब देखो आप जानते हो एक चीज, चूंकि XA विलय का मोलेंस प्लस XB विलायक का मोलेंस, बताया था आपको विलयन के कुल मोलेंसों का योग विलय और विलायक के मोलेंसों का योग कितना होता है, 1 होता है। जानते हो नहीं जानते, जानते हो ना। अब इसकी जगह आप देखो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है समीकरण 3 से अपन आगे लिखें, वो तो क्या है अगर अपन फालतू सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक हमारा नियम हो जाता है 12th लेवल तक। अब देखो इसको आगे लिख सकते हो, जैसे माना कि एक्स ए और एक्स बी दोनों लिखा हुआ है। अब आपको माना कि यहाँ पर क्या करना है, जैसे एक्स ए विलय का मोलेंस निकालना है, तो विलय का मोलेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों का योग 1 होता है तो 1 में से क्या कर दो विलायक को घटा दो तो विलय का आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बी को आप उधर ले जाओ, प्लस का है तो उधर जाते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। हो गया। इस वैल्यू को आप यहां भी लिख सकते हो, एक्स ए की वैल्यू यहां लिख सकते हो, तो क्या आ सकती है आपके पास, देखो पी एस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है आपके पास P0A, एक्स ए के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां पर 1 माइनस एक्स बी ऐसे लिख सकते हो, और प्लस क्या हो जाएगा P0B XB, समीकरण नंबर आप 4 दे सकते हो। ऐसे आप कुछ भी आगे सोल्व कर सकते हो, कॉपी में हो रहा है, अगर आप चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ तक पर्याप्त है हमारे लिए। आप देखो यहाँ पर ये समीकरण क्या कहती है, निश्चित ताप पर P0 है, ये P0 है शुद्ध अवस्था में अवयव A का वाष्प दाब, और P0B शुद्ध अवस्था में अवयव B का वाष्प दाब। तो निश्चित ताप पर P0 है और P0B का मान क्या होता है, निश्चित होता है। अतः विलयन का कुल दाब जो होता है PS, कुल दाब क्या माना है अपन ने, PS माना है, वो क्या हो जाएगा इन दोनों घटकों के मोलेंस की क्या होता है यहाँ पर समानुपाती होता है। तो हम आगे इसको निकालेंगे। देखो मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें दोनों के लिए बनाएंगे। इस ग्राफ को आपको समझना क्या है, आपका मेन पर्पज होना चाहिए। यहाँ तो है वाष्प दाब ऊपर की ओर बढ़ेगा, इधर भी वाष्प दाब भी बढ़ेगा ऊपर की ओर, और यह है मोलेंस दोनों के। आप ध्यान देना, यहाँ पर मैं विलय और विलायक दोनों के लिए ले लेता हूँ। आप जानते हो कि विलय पदार्थ और विलायक पदार्थ की बात करते हैं। यहाँ पर विलय पदार्थ का माना कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, P0A है, ले लिया हमने P0A विलय पदार्थ का शुद्ध अवस्था में क्या मान लिया, इतना वाष्प दाब हमारे पास उपस्थित है। विलायक का क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो P0B होता है हमारे पास विलायक का, और अगर आप विलयन का लेना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम विलायक का, ये तो थोड़ा कम है, इससे हम ऊपर ले लेंगे तो P0B ले लेंगे। कॉपी में देखो थोड़ा सा वहाँ P00 लिखा हुआ है, P0B कर लेना ताकि थोड़ा और अच्छा समझ, क्योंकि वो भी अपने स्थान पर सही है, वो विलयन के हिसाब से दे रखा है उसने। दोनों क्या शुद्ध अवस्था में अवयव A का वाष्प दाब और B का वाष्प दाब विलायक का। अब दोनों का वाष्प दाब निकालना है तो देखो यहाँ पर विलय के लिए अगर आप बात करो तो विलय के मोलेंस यहाँ पर कितना 1, और XB विलय का मोलेंस कितना 0 कर देंगे हम। ध्यान दो ये कैसे लिखना है आपको, एक्स ए और XB की वैल्यू ये आपको लिखनी है कि ये आप विलय पदार्थ के लिए लिख रहे हो। देखो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तो एक्स ए विलय का यहाँ पर मोल की संख्या 1 मान ली तो इसका वाष्प दाब इतना हो जाएगा, और विलय का 0 है यहाँ पर, तो ये विलय का 0 ही रहेगा। अब देखो ये किसके लिए लिख रहे हो आप, विलायक के लिए, तो यहाँ पर एक्स ए विलय के मोलेंस तो 0 मानने पड़ेंगे क्योंकि उसके लिए तो लिख ही नहीं रहे अपन, विलायक के लिए लिख रहे हैं तो विलायक का यहाँ पर मोलेंस कितना 1 मान लिया। अब देखो ये ग्राफ इस तरह से बनाना है अपन को, ये यहाँ से तो इसको होने को मिला देंगे। ग्राफ समझना है आपको, याद रखना है, समझना मतलब कुछ नहीं है काम का, बस आपको तो याद रखना है ताकि क्या है वो आगे आपके अगर आए तो परेशानी नहीं आए, चैप्टर में आगे काम आएगा। ये यहाँ ज़्यादा काम नहीं आए, यहाँ आए केवल आप ग्राफ बना के छोड़ा वैसे बन गया। ये क्या है आपके पास, देखो ये है अवयव A का वाष्प दाब। अब आप इससे कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ये है PA का वाष्प दाब, ये क्या लिख सकते हो P0A XA
तो P0A XA इसकी वैल्यू लिख दी। आगे देखो B का, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस लाइन को खींचोगे, ध्यान दो ये मैंने दूसरी खींच दी, इसको पॉइंट को थोड़ा मैं ऊपर किसका देता हूं, हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका विलायक के लिए, तो PB बराबर क्या हो जाएगा P0B और XB, ये रहा समीकरण 2 से लिख दिया विलायक के लिए। अब देखो विलेय और विलायक दोनों को मिला दो आप, ये विलेय और ये विलायक दोनों कोनों को आप यहाँ से यहाँ तक मिला दो ऐसे, तो इसको भी अपन डैश डैश से मिलाएंगे, केवल डैश से मिलाते हैं, इनको मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा कुल विलयन का PS बराबर PA प्लस PB हो जाएगा हमारे पास। परंतु ध्यान दो इसको और ज्यादा लिख सकते हो, PA की वैल्यू इतनी भी लिख सकते हो, प्लस लगा के फिर PB की वैल्यू, जगह कम थी तो PA PB लिख दिया शॉर्ट। ऐसा आपके पास क्या हो जाएगा ग्राफ। ये कुल दाब और विलयन में उपस्थित यहाँ पर क्या है अवयव A और B, एक तो कुल दाब और विलयन में उपस्थित अवयव A और B के मध्य क्या है ग्राफ है। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। वास्तविक विलय युक्त विलयन यानी कि वास्तविक विलय को विलायक में घोलो, विलयन बन जाएगा, उसका यहाँ पर राउल्ट का नियम पढ़ना है। तो निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, जैसे A अवयव है तो A का आंशिक दाब A के मोल अंश के समानुपाती, B अवयव है तो B का आंशिक दाब क्या हो जाएगा B के मोल अंश के समानुपाती, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, नियम कहता है। अब ये नियम विलय और विलायक जब दोनों क्या होते हैं, प्रत्येक घटक क्या होता है वाष्प अवस्था में होता है, या फिर दोनों ही क्या होते हैं वाष्पित होने वाले वाष्पशील पदार्थ होते हैं, तभी ये नियम लागू होता है। आगे देखो माना कि दो अवयव लेते हैं अपन A और B, A का वाष्प यहाँ पर A के मोलों की संख्या x है और B के मोलों की संख्या xB है, तो क्या हो जाएगा प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब A का आंशिक दाब PA समानुपाती हो जाएगा A के मोल की संख्या, B का आंशिक दाब PB समानुपाती हो जाएगा B के मोलों की संख्या। समानुपाती घटाएंगे तो यहाँ बराबर आ जाएगा P0A नियतांक आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा P0B, समीकरण 1 2 दे दी। P0 है तो शुद्ध अवस्था में यहाँ पर अवयव A का वाष्प दाब है, P0B शुद्ध अवस्था में अवयव B का वाष्प दाब, अलग अलग है दोनों का, दोनों को मिला दोगे तो कुल विलयन का आ जाएगा। तो देखो अब कुल विलयन का वाष्प दाब निकालना है अपन को, तो PS कुल P और PB को जोड़ दो तो PS कुल बराबर PA का क्या है यहाँ पर देखो वैल्यू रख देंगे यहाँ से प्लस PB की वैल्यू रख देंगे, समीकरण 3 आ जाएगी। चूंकि हम जानते हैं किसी भी विलयन में विलय और विलायक दोनों के मोल अंशों का योग हमेशा क्या होता है 1, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखो यहाँ पर XA का निकालना है तो 1 में से क्या कर दो XB को घटा दो, तो XB को आप इधर ले जाओ तो 1 माइनस XB, तो आप बराबर किसका जाएगा XA। तो ये XA के स्थान पर आप 1 माइनस XB भी रख सकते हो, तो यहाँ रख देंगे अपन PS इज इक्वल टू P0 है, XA की जगह क्या रख दोगे 1 माइनस XB रख दिया हमने, बाकी सेम ऐसे उतार दिया। क्वेश्चन नंबर आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर निश्चित ताप पर जो P0A और P0B होता है, निश्चित ताप पर P0A P0B यानी कि शुद्ध अवस्था में अवयव A और B का जो वाष्प दाब होता है वो भी क्या होता है निश्चित होता है, फिक्स होता है। अतः हम क्या करें PS घटक के लिए अगर क्या करें अपन यहाँ मोलों की संख्या XA और XB माने तो निम्नलिखित ग्राफ खींच सकते हैं। वाष्प दाब मोल की संख्या यहाँ पर XA की वैल्यू कितनी A, मतलब A के मोलों की संख्या कितनी है 1 मोल है और B के मोलों की संख्या 0 है, तो यहाँ पर B के मोलों की संख्या 0 है तो ये क्या हो जाएगा केवल विलय पदार्थ का वाष्प दाब इतना है, तो ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया। PA वाष्प दाब समीकरण 1 से लिख देंगे हम। फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये विलय के लिए हो गया तो विलायक के लिए करना है, तो विलय के मोलों की संख्या तो 0 करी दी नहीं है, तो अब विलायक के मोलों की संख्या 1 कर दी, तो इसके लिए अधिक होता है विलायक का शुद्ध का, तो अधिक कर दिया अपने, थोड़ा इससे ऊपर कर देंगे। टोटल ये PB समीकरण 2 से लिख दिया अपन ने। अब देखो कुल विलयन का क्या होता है PA PB को दोनों को मिला दो तो PS बराबर PA प्लस PB दोनों का आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कुल दाब, और यहाँ पर कुल दाब के साथ साथ विलयन में उपस्थित जो अवयव A और B है उनके मध्य क्या है आरेख होता है, यही क्या है राउल्ट के नियम है द्वितीय। क्लियर। क्वेश्चन है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन है आपके पास, तो पदार्थ क्या है शुद्ध अवस्था में, उसका वाष्प दाब कितना दिया है 0.850 बार है। ध्यान देना बार है दाब का मात्रक, और कितना है वाष्प दाब 0.850 बार वाष्प दाब है बेंजीन का। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। अब ध्यान दो के क्या रहा है क्वेश्चन को समझना है।
0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय है, उसको आप क्या कर रहे हो 39 ग्राम बेंजीन में बोल रहे हो। तो 39 ग्राम बेंजीन ज्यादा है, तो 39 ग्राम बेंजीन तो क्या हो जाएगी विलायक, और 0.5 ग्राम जो अवाष्पशील ठोस पदार्थ वो क्या हो जाएगा विलेय हो जाएगा। दोनों का पता लग गया, बेंजीन में घुला गया, घोलते ही क्या बन जाएगा विलयन बन जाएगा। अब देखो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी कि इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 0.5 ग्राम को जब 39 ग्राम बेंजीन विलायक में घोलोगे तो विलयन बना, उस विलयन का वाष्प दाब कितना रह जाता है, 0.845 बार रह जाता है। पहले कितना था शुद्ध बेंजीन का, इतना था शुद्ध विलायक का, परंतु इस विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब क्या गया, कम आ गया। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है। क्लियर है? तो आपको विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, यानी कि जो विलेय पदार्थ है कौन है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय है। अब ये कौन है उसने नाम नहीं दिया तो उसका मोलर द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, नाम दे देता तो मोलर द्रव्यमान हम निकाल ही सकते थे फॉर्मूले से उसका अनुभार, लेकिन नहीं दिया तो वो आपसे पूछ रहा है। और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान यानी कि जो विलायक है उसका उसने कितना दे दिया 78 ग्राम प्रति मोल दे दिया, नहीं भी दे तभी आप उसके परमाणु का अनुभार द्रव्यमान संख्या से निकाल सकते हो। अब देखो उसने दिया हुआ क्या है वो अपन सवाल को जमा लेते हैं। पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 क्या होता है शुद्ध, और यहाँ P0 B की जगह क्या आ जाएगा विलायक कौन है यहाँ पर बेंजीन है तो बेंजीन, तो P0 C6H6 यानी कि शुद्ध विलायक बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है, देखो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार दे दिया। आगे देखो विलयन का वाष्प दाब कितना रह गया 0.845 बार रह गया, तो ये विलयन का वाष्प दाब हो गया। अब देखो शुद्ध विलायक का और विलयन का दोनों का वाष्प दाब उसने दिया हुआ है। आगे देखो विलेय की ग्राम में मात्रा उसने दी है, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी दे दी 0.5 ग्राम। फिर देखो विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक कौन है यहाँ पर बेंजीन है, तो देखो विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, बेंजीन की मात्रा दे दी विलायक की कितनी 39 ग्राम। अब देखो विलायक बेंजीन का अनुभार, विलायक कौन था बेंजीन था, उसका अनुभार उसने मोलर द्रव्यमान दे ही दिया आपको। पूछा क्या है विलेय का मोलर द्रव्यमान, मैंने आपको बताया था वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के फॉर्मूले से। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0, यानी कि वाष्प दाब के अवनमन और वाष्प दाब शुद्ध वाष्प दाब का भाग देते तो अपेक्षित अवनमन हो जाता था। तो ये अपेक्षित अवनमन क्या था, विलेय के मोलों की संख्या और बटा विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या Na की जगह विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अनुभार, विलायक के मोलों की संख्या में क्या हो जाएगा विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक कौन है बेंजीन, तो बी की जगह अपन ने क्या लिख दिया C6H6 लिख दिया, तो विलायक बेंजीन की ग्राम में मात्रा और विलायक बेंजीन का अनुभार ऊपर चल जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास वही है, ए बी चेंज किया है क्योंकि बी में की जगह उसने क्या दे दिया विलायक बेंजीन, तो लिख दिया अपन ने वहां पर। अब देखो निकालना क्या है विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ये निकालना है आपको, कौन सा ये विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो क्या करोगे पक्षांतर कर लो, नीचे है बटे में बराबर किधर ले आओ ऊपर आ जाएगा, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर इधर क्या बचा, देखो ये और ये दोनों तो अपन ने ऐसे कैसे उतार दिए, तीनों तो उतर गए तो ऐसे कैसे। अब इसको आप उधर लाओगे तो पलट जाएगा, P0 ऊपर चल जाएगा, P0 माइनस PS नीचे जाएगा, P0 ऊपर चल गया नीचे आ गया। फॉर्मूले में कुछ थोड़ी किया है अपन ने, बस वही फॉर्मूला रखा है। अब मान रखेंगे अपन, तो देखो विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है 0.5 ग्राम रख दी, विलायक का अनुभार कितना दिया है यहाँ पर विलायक बेंजीन का 78 ग्राम 78 हो गया, P0 शुद्ध विलायक का यहाँ पर वाष्प दाब कितना दिया है देखो ये दे रखा लिख दिया अपन ने। फिर देखो विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक का ग्राम में मात्रा कितनी दी है 39 ग्राम बेंजीन दी रख दिया अपन ने। फिर P0 माइनस PS, ये कहाँ से लाओगे आप P0 माइनस PS, P0 उसने दे रखा है ये रहा, और PS कुल विलेय का उसने दे रखा है ये रहा। तो देखो 0.850 में से 0.845 घटा दो आ जाएगा 0.005 रख दिया, दोनों का माइनस करके अपन ने अब सोल्व कर लेंगे। अब देखो जोड़ बाई की गुणा भाग आपको आते हैं क्योंकि आधा घंटा यहाँ वेस्ट नहीं करना होता है हमें, तो ये आपके पास जो वैल्यू होगी वो 170 ग्राम आ जाएगी, इनके विलेय पदार्थ का यहाँ पर अनुभार कितना आ जाएगा हमारे पास 170 ग्राम आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉच मी।